नमस्कार, मेरा नाम अर्पित है। मैं बाबरपुर में रहता हूँ। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि जो फरवरी में हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए, उसके निमित्त कुछ भ्रम और भ्रांतियाँ फैलाई गई। मेरी आयु 33 वर्ष है और मैं बचपन से और मैं ही पैदा पला बड़ा हुआ और मैं ही रहता हूँ। तो बड़े नज़दीक से इस दुखद घटना को मैंने देखा, समझा और ये पाया कि इस दुखद घटना के पीछे कारण क्या था। मैं इतना बड़ा विश्लेषक तो नहीं, लेकिन जो बातें हैं मैं उसको सामने रखने का इस वीडियो के माध्यम। मैं शुरुआत करूंगा दिसंबर से। दिसंबर में मुझे तिथि तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद 20 दिसंबर के आसपास एक घटना सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के खिलाफ सीलमपुर में की गई थी, और जहाँ पर कथित सीएए और एनआरसी के जो प्रोटेस्टर थे, उन्होंने पुलिस पर और आम जनता पर पथराव किए और हर तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। आप एक छोटी सी बात देखेंगे कि दिसंबर में इतना कुछ इतने बड़े क्षेत्र में होने के बाद, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर पूर्वी दिल्ली देश के सबसे घनत्व आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। दिसंबर में एक भी अप्रिय घटना इस क्षेत्र में नहीं हुई। अब उन लोगों में दर्द क्या था कि इतना बड़ा जो उनका लोगों को कुत्सित करने का प्रयास था। किन में ये दर्द था? सीए के प्रोटेस्टर्स, सीए और एनआरसी के जो सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में शामिल थे जी। उन लोगों में एक दर्द था कि इतनी बड़ी आबादी में जो उन्होंने हमारी एक आबादी को भड़काने का जो प्रयास किया था, वो उनका विफल हो गया था। क्योंकि आप अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की आबादी की तरफ जाएं तो इतने सारे पहले भी अप्रिय घटनाएं देश में हुई, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र शुरू से शांत रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, ये भड़काने की कोशिश कैसे हो रही थी? भड़काने का जो एक आरोप लगा रहे हैं, भड़काने की कोशिश हो भड़काने का कारण ऐसा रहा कि एक सीलमपुर से यमुना विहार की जो रोड है, वो एक तरह से कहा जाए तो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन है। वहां मैं कहता हूं कि लगभग 20 से 21 लाख की आबादी उसी रोड से आती है और जाती है। 20 से 21 लाख? 20 से 21 लाख, आप ये आंकड़ा देख लीजिए। मैं आंकड़ों के मामले में बहुत ज्यादा सही नहीं, आंकड़े आपको ज्यादा ही मिलेंगे जी, कम नहीं मिलेंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर आपको कह सकता हूं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली देश की सबसे घनत्व आबादी वाला क्षेत्र है जी। तो जब इन्होंने रातों रात 22 फरवरी की रात को जाफराबाद, चांदबाग, कबीर नगर, जिसे करदमपुरी का क्षेत्र भी कहते हैं, और आपका नूरी लाई, इन क्षेत्रों को एकाएक ब्लॉक करके और अपना एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट के बहाने जो उन्होंने एरिया को घेरा और लोगों को उकसाया, उसके बाद से लोगों में एक आक्रोश की स्थिति मुझे लगता है उत्पन्न हुई है। तो कोई वजह आप समझते हैं? ये लोग शाहीन बाग में थे, शाहीन बाग से अचानक यहाँ शिफ्ट करना, इसकी कोई सूचना भी ठीक तरीके से ना देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी क्या कोई बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भी जानते हैं जब इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं तो पहले कानून को इसकी जानकारी दी जाती है, उसकी परमिशन ली जाती है जी। लेकिन एक ये लोग सारे अराजकतावादी थे और किसी तरह से उनका मन था कि देश में एक अराजकता का माहौल और इस राज्य में, दिल्ली राज्य में एक अराजकता का माहौल बनाया जाए। और आपको विषय ध्यान में होगा कि उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली की यात्रा पे, भारत की यात्रा पे आए हुए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए और भारत की छवि, दिल्ली की छवि पूरी दुनिया में खराब हो, इसी कारण से ये प्रोटेस्ट करे गए। 22 तारीख की रात्रि को इन्होंने रोड को ब्लॉक करना शुरू किया और जो रास्ता 10-15 मिनट का होता, लोग 2-2 घंटे में अपने घर पहुंचे। उसके बाद लगभग 23 तारीख को दोपहर 2:30 बजे कुछ लोग जो एनआरसी और सीए, देखिए बहुत बड़ा विषय है सीए एनआरसी, ना मैं बहुत बड़ा विश्लेषक हूं, ना मैं उस चीज में जाना चाहता, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा तबका, या मैं कहूंगा मेजोरिटी ऑफ पीपल आर विद सीए एंड एनआरसी। एक बहुत बड़ा तबका उनके फेवर में है। उन लोगों ने तय करा कि हम सीए और एनआरसी के फेवर में लोगों को अपनी बात पहुंचाएंगे। तो ऐसे कुछ लोगों का समूह मौजपुर चौक, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में पड़ता है और एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, वहां पर आकर लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया।
तो 2:30 की जैसे मैंने आपको बताई, तो लगभग 2:50 के आसपास का समय रहा होगा। तो वहां पे लगभग चांदबाग एक एरिया पड़ता है, चांदबाग पर सीए और एनआरसी के जो प्रोटेस्टर थे उनका बेस कैंप था। वहां से लगभग 10 से 12 बाइकें भीम आर्मी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भीम आर्मी की बाइकें, भीम आर्मी के लोगों की बाइकें वहां से मौजपुर से निकली और वहां पे उस टाइम संख्या रही होगी लगभग 60 से 70। आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से देखी वो चीज। जी। वहां से कम 60 से 70 लोग वहां बैठे हुए थे और जो 10 से 12 लोग जो बाइक पे आए थे, उन्होंने जैसे मौजपुर चौक को पार किया, उन्होंने 10 से 12 बाइक लाइन से लगाई और उन्होंने उन शांतिपूर्ण लोग जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे आपके सीए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जी, यानी जो सीए और एनआरसी के समर्थक थे उनको उन्होंने उकसाने की कोशिश की, बाइक वालों ने, भीम आर्मी वालों ने वो कुछ चाहते थे दोनों के बीच टकराव हो। वहां पे लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें भेजने की कोशिश की कि आप यहां से निकल जाएं, जैसे आप लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐसे हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। थोड़ी बहुत कहासुनी होने के बाद वे लोग वहां से निकल गए, भीम आर्मी वाले। उसके बाद 3 बजे के आसपास वहां पे लोगों की संख्या जुटनी शुरू हुई। जो लोग चाहते थे कि सीए और एनआरसी के जो समर्थक हैं उन लोगों की भारी संख्या में भीड़ जुटनी शुरू हुई 3 बजे के बाद से। तो लगभग मेरे ख्याल से समय रहा होगा 4 बजे के आसपास, शाम के 4 बजे के आसपास जी। तो वहां पर 2 गाड़ियां, मुझे गाड़ी के मॉडल एग्जैक्टली याद नहीं, दोनों एसयूवी गाड़ी थी, उनमें भीम आर्मी के झंडे लगे हुए थे, भीम आर्मी के सपोर्टर थे। जहां पर मौजपुर पर ये लोग बैठे थे जो सीए और एनआरसी के समर्थक थे, वहां पर उनकी 2 गाड़ियां आके खड़ी हुई और उस गाड़ी में लगभग 15 से 20 लोग रहे होंगे। उसमें भीम आर्मी के झंडे थे, वो मैंने खुद देखे। और उसमें इनका जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण, उसकी फोटो वगैरह भी थी। उन्होंने आके सीधा सीधा उनके साथ बदतमीजी और गाली गलौज करनी शुरू करी। किनके साथ ये बदतमीजी हुई? सीएए और एनआरसी के जो समर्थक में लोग वहां बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से जो बैठे थे। समर्थन में या विरोध में? समर्थन में। सीए एनआरसी के समर्थन में जो लोग बैठे थे उनके साथ बदतमीजी करी भीम आर्मी वाले लोगों ने। जी, ठीक है। उसके बाद मतलब ये उकसावे की कार्रवाई चाहते थे, उकसावा हो और कुछ हो, दोनों सीधा वो उकसावे की कार्रवाई थी। जी। उसके बाद डॉक्टर सीमा सिंह सहमति जता रही हैं आपकी पूरी बात से। जी, शायद जी, वो जी। परिचित होंगी इस पूरी घटना से। बिल्कुल, शायद हो सकता है वो बहन जी भी वहां पर हों। जी। और उसके बाद जब बहुत ज्यादा देखा देखी हुई तो वहां पर कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप वापस चले जाओ और ये इस तरह की घटना ठीक नहीं है। आप ये लगाइए कि जब उन लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से वापस भेजने की कोशिश की गई तो 20 मीटर वापस जब उन्होंने गाड़ी को मोड़ा तो वहां पे उन दोनों गाड़ियों में 4 से 5 लोग निकले जिन्होंने पत्थर उठा के जो समर्थक थे सी और एनआरसी के उनके ऊपर बरसाने की कोशिश करी। भीम आर्मी की गाड़ी में एसयूवी जो गाड़ी थी उसमें से निकल के पत्थर फेंका। 2 या 3 लोग निकले, उन्होंने पत्थर बरसाने की कोशिश करी भीड़ की तरफ। जी। उसके बाद भी सी और एनआरसी के लोगों ने उनको वापस भेजने की कोशिश की कि तुम वापस शांतिपूर्ण तरीके से चले जाओ, समर्थकों ने। ठीक है जी, ठीक है। अब कहानी आती 4:20 का समय रहा होगा कि जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से मौजपुर चौक में बैठे थे तो मौजपुर चौक के पीछे एक एरिया पड़ता है जिसको कहते हैं कबीर नगर। कबीर नगर से एकदम से शोर मचा कि वहां पे पथराव हो गया 4:20 पे। और उस पथराव के कारण में वहां पे जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे सब थे जिनको ये समझ नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है। और वहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और वहां पर तुरंत ही जो पुलिस बल था वो तुरंत वहां पहुंचा, जबकि दोनों तरफ के लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। अचानक ये वो कारण तो देखिए ये सरकार का विषय और कानून का विषय है कि वो पता लगाए कि वो 4:20 में जो पहला पथराव हो किस वजह से हुआ कबीर नगर में, जिसकी वजह से सारे घटनाक्रम शुरू हुआ। वो 4 बजे मैं मानता हूं कि जैसे एक वर्ड होता है कैटलिस्ट जी, वो 4:20 की जो घटना थी वो उस पूरे घटनाक्रम जो दिल्ली में दंगे हो उसके कैटलिस्ट थी। उससे उन्होंने पथराव करना शुरू किया। पुलिस बल वहां पहले से मौजूद था। पुलिस बल में किसी के पास भी कोई हथियार नहीं था, सिर्फ वो लाठी लेके और आंसू गैस के गोले लेकर वहां मौजूद लोकेशन पे पहुंचे। उन्होंने वहां भीड़ को पीछे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन संख्या बल ज्यादा हो जाने के कारण उस टाइम कुछ समय के लिए सीए और एनआरसी के समर्थकों को वहां से थोड़ी देर के लिए उठना पड़ा। उसके बाद स्थिति समय समय पर बिगड़ती रही और वहां से लगातार पथराव शाम के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक लगातार कबीर नगर के एरिया से चलते रहे, जो कि मैं कहता हूं कि 15-20 मिनट, आधे घंटे के लगातार में वो पथराव कभी रुकता था
फिर बढ़ता था, रुकता था, फिर बढ़ता था। आपके बयान से लगता है आप कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं एनआरसी का के जो प्रोटेस्ट में जो लोग थे और दंगाई, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? आप बताना चाह रहे हैं देखिए, दोनों एक ही लोग थे? देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई भी आदमी समझेगा कि जब भीम आर्मी वाले लोग वापस गए तो उन्होंने, मुझे लगता है कि जाके कहीं उकसाया ना हो, कहीं जाके उकसाया ना हो। मैं विश्लेषक है तो सरकार तय करेगी और कानून तय करेगा कि क्या बात सही है क्या नहीं है। लेकिन मुझे अब बताइए कि जब ये बात इतनी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी और कहीं भी कोई उकसावे वाली बात नहीं थी, तो भीम आर्मी के लोगों के वापस जाने के बाद ये चीज क्यों उकसाई गई 4:20, जबकि कबीर नगर में कोई भी व्यक्ति सीए प्रोटेस्टर का वहां, सीए जो समर्थक लोग थे वो नहीं पहुंचे, तो वहां से वो उकसाव वाली घटना क्यों हुई? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो कहीं ना कहीं कोई नेक्सस था। चांदबाग, हालांकि जहां से मौजपुर की आपको बता रहा हूं, चांदबाग कम से कम वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और सबसे नियरेस्ट पॉइंट कबीर नगर वहां से करीब 200-250 मीटर की दूरी पे है। तो उकसावे की घटना वहां से शुरू क्यों हुई? उकसावे की घटना शुरू हुई, उसके बाद मीडिया के लोग, सरकार सब उससे वाकिफ हैं कि उसके बाद क्या दिल्ली में तांडव मचा और किस तरीके से दिल्ली का ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो हमेशा शांत क्षेत्र में माना जाता था, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि ज़्यादा तो 20 से 25% आबादी मुस्लिम है और बहुत मेजोरिटी के साथ है, एक सौहार्दपूर्ण माहौल शुरू से रहा है यहाँ पे हिंदू मुसलमानों के बीच में। इन सीए और एनआरसी के प्रोटेस्टरों ने एक षड्यंत्र रच के इसको बिगाड़ने की कोशिश करी। उन्होंने क्यों ये षड्यंत्र रचा? सीधी सी बात है, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि सीधे सीधे सरकार को कहीं ना कहीं एक, मैं 2 कारण इसमें समझ पा रहा हूँ। उस टाइम जैसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम भारत की यात्रा पे आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो इमेज खराब करने वाली बात थी, वो कहीं ना कहीं इमेज खराब करने वाली बात थी। और दूसरी बात कि सीएए और एनआरसी जो कि कहीं ना कहीं एक राष्ट्रहित का फैसला था और उसमें सरकार को बैकआउट करना और एक दंगे फैला के सीए और एनआरसी का जो प्रोटेस्ट है उसको मजबूत करने की उनकी एक साजिश थी कि कहीं ना कहीं सरकार को पीछे आए, एक दंगा दिखा के कि लोगों की जान माल की हानि दिखा के लोगों को, सरकार को पीछे हटाना, वो करना, उसके बीच में उनका सीधा सीधा षड्यंत्र था। जो क्या मतलब इस तरह दंगों से मुसलमानों का समर्थन मिल जाएगा, सहानुभूति मिलेगी हिंदू मुसलमान भेद करने से? और जो कि मैं जानता हूं ऐसा कुछ मतलब आपको, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, मैं आपको फिर भी बताता हूं जी कि जो एपिक सेंटर या जो क्षेत्र रहे इस दंगे के, वो रहे आपके कबीर नगर, चांदबाग और आपका ये नूरेलाई, मौजपुर जो मेजर, और थोड़ा ब्रह्मपुरी भी आप कह सकते हैं स्टार्टिंग के डेज में। जबकि जो प्रॉपर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जाफराबाद, जनता कॉलोनी और इससे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, या आपका मुस्तफाबाद, वहां पे आपको एक भी अप्रिय घटना नहीं मिली। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप देखिए जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, अगर हम इसे प्रॉपर हिंदू मुस्लिम दंगा कहें, तो वहां से जो जाफराबाद से इतनी बड़ी संख्या थी, जनता कॉलोनी से इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, और जो मुस्तफाबाद से इतनी बड़ी आबादी है, करावल नगर से इतनी बड़ी आबादी है, नगरी से इतनी बड़ी आबादी है, वो क्यों नहीं उत्तेजित हुई? मतलब आप हिंदू मुस्लिम वो नहीं मानते? मैं इसको हिंदू मुस्लिम मानता हूं, तो मैं सीधा सीधा मानता हूँ कि जो क्षेत्र, लिमिटेड क्षेत्र जहां पर सीए के जो प्रोटेस्टर जिन्होंने नफरत फैलाने का काम करा वही प्रभावित हुए, अदरवाइज एक बहुत बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा जो मुझे लगता है कि बात रही कि ये जो क्षेत्र है अपना, इसमें मुस्लिम के जो ज़्यादातर लोग हैं, आबादी के लोग हैं, जो हिंदू की ज़्यादातर आबादी लोग हैं, वे ज़्यादातर बाहर से आए हुए लोग हैं, जैसे उत्तरांचल से आए हुए लोग हैं, पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं, बिहार से आए हुए लोग हैं। वे लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पे आते हैं। उनका कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं होता कि उनको किसी राजनीति में पढ़ना है, उन्हें किसी इस चीज़ में पढ़ना है ना, उन्हें आप बात करो कि राष्ट्रवाद क्या होता है, एनआरसी, सीए, आपने खुद भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जो प्रोटेस्ट करने आते हैं उन्हें सीए और एनआरसी का मतलब भी नहीं पता। ठीक है, या तो मैं कहता हूँ पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ है, या उन्हें खाने का लालच देकर बुलाई हुई भीड़ है, उनको दिहाड़ी से मतलब है अपना कि 500-700 रुपये की दिहाड़ी मिलनी है, वो चाहे मुझे ये लोग दे दें या मजदूरी करके कमा लूँ। तो मुझे लगता है कि उनमें से ज़्यादातर लोग वही थे, और एक बहुत बड़ी आबादी, मैं आज भी कहता हूँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ा क्षेत्र इससे अछूता रहा है। इसका सिर्फ एक कुत्सित प्रयास था। अब एक बात बताइए, आपने दिहाड़ी की बात की, अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात समझ रहा हूँ, आप इसी क्षेत्र से हैं, तो क्या आपको ये भी कहीं लगता है कि दंगे में जो लोग शामिल हुए जी, तो उसमें उनके दिहाड़ी की व्यवस्था या उनके लिए कोई धन की व्यवस्था भी की गई, उनको कुछ पैसे भी उपलब्ध कराए गए और उनको दंगे में भी शामिल किया गया? नहीं, बिल्कुल सीधी बात है। आप मैं लगभग इसी दंगे का एक वीडियो देख रहा था, जो सब लोगों ने देखा
कि एक लोग एक बेंच पे एक टेबल लगा के बैठे हैं, वहाँ पे उनको नमक और तेल लगाया जा रहा है कि आप नमक और तेल लगाएं और आप नमक तेल लगा के दंगों में शामिल हों। तो कहीं ना कहीं एक किसी माध्यम ने नमक और तेल ऐसा ऐसा वीडियो में आया- दिखा रहे हैं। आए हैं, बिल्कुल आया। तो यो किस क्षेत्र का कुछ आप ये बता मैं ऐसा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दिल्ली का था? दिल्ली का ही ऐसा बताते हैं, दिल्ली का ही था। दिल्ली का था, दिल्ली का था, वो वेरीफाइड वीडियो था और उसके यहाँ पे शायद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई भी करी है। जी। तो अभी देखिए ना कि एक टेबल पे लगा के कि भाई आप एक भीड़ को तैयार कर रहे हैं, दंगों के लिए। सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस भीड़ को तैयार किया गया है, सीधी सी बात है। तो और देखिए किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन लोगों को पैसा भी चाहिए होता है। और आपने वो शाहरुख वाला काम भी देखा कि वो बंदूक लेके एक निहत्थे पुलिस वाले के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो वे भी लोग तो इन्हीं लोगों में से बीच में से थे। और एक आप बात देखिए कि जब ये प्रशासन विरोधी बातें करते हैं अपने नारों में, कौन है ये? प्रशासन विरोधी है, सरकार विरोधी है, व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी है। आप आज भी जाइए तो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे एक इन्होंने अपने स्प्रे पेंट से लिख रखा है, वी सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के नागरिक हैं। तो क्या भारत के नागरिक का काम होता है कि आप भारत की संविधान को ना मान के आप सीधा प्रोटेस्ट पे उतर आए? तो सीधा सीधा गैर कानूनी रूप से इन्होंने एक गैदरिंग की थी और उस गैदरिंग आप को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं इनको, फिर आप कह रहे हैं भीम आर्मी के लोग इस संविधान के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें शामिल थे। ये और भीम आर्मी सबसे ज्यादा वो दावा करती है कि संविधान के साथ खड़ी है। दावा तो अब आप ये समझिए कि जो पाकिस्तान में कथित कट्टरपंथी लोग हैं वो भी पाकिस्तान के संविधान को मानने की बात करते हैं। लेकिन आपको ये बात बड़े विषय में अच्छा पता होगी, जब दिल्ली पाकिस्तान में जब एक बम ब्लास्ट होता है तो उनमें किसी ना किसी संगठन का हाथ होता है। और जब आप किसी इन लोगों की बात करेंगे तो यही सबसे पहले कानून तोड़ते पाए जाएंगे आपको, और सबसे पहले यही सारे कानून आगे रहेंगे। लेकिन बोलने में क्या चाहता है आप ये बताइए ना मुझे। अब एक छोटी सी बात अर्पित जी और बताइए कि यहाँ यमुना पारी में बहुत सारे दलित परिवार के लोग भी प्रभावित हुए दंगों से। जी जी। क्या उनको किसी भी तरह की सहायता भीम आर्मी, आपकी जानकारी में भीम आर्मी ने कोई सहायता पहुंचाई नहीं। धन से, या भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर है वो उनसे मिलने के लिए आए यहाँ पर? मुझे जितना विषय ध्यान में है कि सेवा भारती नाम का एक संगठन, आप भी उससे थोड़ा वाकिफ होंगे। सेवा भारती के नाम से मैंने सुना तो कि दलितों की बहुत सहायता की गई, लेकिन जैसे मैंने आपको 4 बजे के आसपास का समय लास्ट बताया, उसके बाद से क्षेत्र में भीम आर्मी के लोग नहीं देखे गए, कभी तब से अब इधर तक। इधर आए नहीं आए नहीं कभी। और जो पीड़ितों के पास भी नहीं गए, जो और मैं दलित इससे और समाज बड़ी के बात लोग। करता हूँ आपसे कि चलिए वो तो एक दंगे का माहौल था, शायद वो कहने वाले कथित संविधान के वो थे और कहीं वो लोगों के बचाव में नहीं आए, कुछ नहीं करा। अभी पेंडेमिक हुआ और एक बहुत बड़ी आबादी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दलित आबादी रहती है जी, जिसके सेवा भारती ने बड़े बड़े लोगों ने सराहना की और बड़े बड़े स्तर पे भीम आर्मी ने कितने लोगों की पेंडेमिक में सहायता करी? आप बताइए मुझे इस मन से, कितने लोगों ने उनकी सहायता करी? किसी ने भी उनकी सहायता करी, वो दिखे भी नहीं। उनका एक उद्देश्य था इस क्षेत्र में आना, इस क्षेत्र में अराजकता फैलाना, और वो अपने उद्देश्य में कामयाब रहे और वापस चले गए। अब बस अब छोटी सी बात बताइए, क्या आप ये बता सकते हैं कि एक बहुत बुरी घटना दिल्ली में, शायद पहली बार ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में इतने बड़े स्तर पे इस तरह का दंगा देखा गया, ये आगे ना हो जी, इसके लिए क्या कोई सुझाव है आपका? ये अंतिम सवाल है। देखिए मेरा तो खुद ऐसा मानना है कि जब मैं आपको एक थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा इसमें, इस घटना से पहले जब राम मंदिर का फैसला आना था, तो राम मंदिर के फैसले आने के बाद देखिए कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वे कहीं ना कहीं अपने लोगों को, और जो शरीफ लोग होते हैं, जो मासूम लोग होते हैं, उनको भड़काने का काम करते हैं। ऐसे लोग सीए में भी शामिल बिल्कुल थे। बिल्कुल, ये तो आपने देखा कि इस तरह के लोग सब शामिल हैं, कोई बात छुपी नहीं है, सबके सामने। तो उस समय भी जब ये तय हुआ कि भाई जो फैसला कोर्ट तय करेगी वो हम सबको मान्य होगा, तो आप ये मानिए कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज और जो भी समाज था उन सब ने एक स्वर में कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम सबको मान्य होगा। इतना बड़ा फैसला, 500 साल से रुका हुआ फैसला इतने शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह में निकल गया हो, तो उस क्षेत्र को भी कोई दिक्कत हो सकती है क्या? ये तो कुछ बाहर के लोग आए थे, उन्हें भड़काया गया और वो अपना काम करके निकल गए। सीधी सी बात मैं समझता हूँ। जी, अब इसमें कोई सुधार का कोई रास्ता बस कम शब्दों में बताइए, ये कैसे आगे ना हो, ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए क्या कोई रास्ता है? हिंदू मुस्लिमों के बीच में आपस में डायलॉग बने, संवाद हो और आपस में जैसे पहला भाईचारा था। हाँ, सीए जैसे इस तरह के लोगों को बाहर सीधी सी बात है किया जाए। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मैं एक कट्टरपंथी ताकतों को बाहर। एक मिनट की बात कहूंगा, सीए सिटीजन अमेंडमेंट बिल वो किसी भी तरह से मुस्लिम विरोधी नहीं है जी,
इस पे अगर एक विषय अलग से रखा जाए तो उसमें आराम चर्चा हो जाएगी। और जो समझदार लोग हैं, समझदार मुस्लिम है, मेरे वर्ड को आप गलत मत लीजिएगा, मतलब जो थोड़ा सा इस चीज पर अध्ययन किया हुआ जिन्होंने पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि सीए या एनआरसी वो किसी भी तरह से मुस्लिम विरोधी नहीं है। खाली जो बाहर सताए हुए जो अल्पसंख्यक हैं उनके थोड़ा सा उनको जब वहां नहीं रहने दिया जा रहा तो भारत में आपको थोड़ी सहूलत दी जाए। और एनआरसी सीधी सी बात है, जो हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है उसे तो बाहर डालेंगे। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं दोनों समाज के बीच संवाद स्थापित हो। चलिए ऐसा हो, इसी कामना के साथ